सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेजर ऑफ पोजीशन क्या होता है। मेजर ऑफ पोजीशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होते हैं जिनका यूज करके आप डेटा को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये न्यू भी टॉपिक है आप लोगों के लिए। पहले तक अब तक जो हमने टॉपिक पढ़े हैं इस प्लेलिस्ट में वो बहुत कॉमन थे, आपने स्कूल टाइमिंग में भी पढ़े होंगे। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा से खेलना आना चाहिए। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टैटिस्टिक्स का, जब डेटा को समझना हो कि पोजीशन के बेसिस पे, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी हमें एवरेज भी साथ नहीं देता और ना ही हमें स्प्रेड साथ देता है। तो हमें जानना होता है पोजीशन क्या है डेटा की। अब पोजीशन जानने के लिए, जैसे कि हमें एवरेज के लिए मीन मीडियन मोड वाली बात करी थी, स्प्रेड के लिए हमने रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करी थी, वैसे ही आज हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहली चीज है परसेंटाइल। ये भी आपके लिए कॉमन है। परसेंटाइल आप लोगों ने काफी बार कैलकुलेट करी होगी, मे बी अपने मार्क्स से रिलेटेड, 10th के 12th के किसी भी चीज के हो सकते हैं वो। उसके बाद क्वार्टाइल्स के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हमने थोड़ी सी बात करी है IQR जब हमने समझा था। उसके बाद हम बात करेंगे जी स्कोर की। तो ये तीनों ही पैरामीटर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए सब कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। अभी फिलहाल बिना कोडिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोडिंग तो लेफ्ट हैंड का काम है, राइट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं परसेंटाइल की। परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल मतलब किसी भी डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। परसेंटाइल करता क्या है? परसेंटाइल आपके किसी भी डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद क्या होता है? जैसे ही वो उसको डिवाइड कर देता है, मतलब कि अगर हमें बात करनी है 90th परसेंटाइल की, तो मतलब आपका डेटा 90% वैल्यू के बारे में बता रहा है। तो जब हम अपने डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हम ये बोलते हैं कि जो हमारी परसेंटाइल है वो 90th परसेंटाइल है, तो 90th परसेंटाइल का मतलब क्या हुआ कि आपका जो डेटा है उसमें 90% जो वैल्यूज है वो बेटर है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। परसेंटाइल मतलब सारे एंटायर डेटा को, चाहे 1000 रो हो, मिलियंस रो हो, चाहे बिलियन रो हो, आप उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं परसेंटाइल में। अभी के लिए आप ये याद रखो। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसे कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका जेई का जो स्कोर है वो 95th परसेंटाइल है। ये आपने कॉमनली सुना होगा। जब हम बात करते हैं 95th परसेंटाइल आया, इसका मतलब क्या है? उसका स्कोर जो है वो 95% स्टूडेंट्स से बेटर था। समझ में आया? जब हम बोलते हैं 95th परसेंटाइल आई है, मतलब 95% से बेटर था, मतलब 95 से तो ऊपर ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे के 100 में से 95 मार्क्स आए हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा आप ना समझे कि 95 आउट ऑफ 100 है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें हमारा कहने का मतलब है कि 95% स्टूडेंट से बेटर स्कोर है। इसका मतलब हम पोजीशनल के बारे में बता रहे हैं, हम पोजीशन बता रहे हैं कि वो जो बच्चा है वो 95% से तो ऊपर है, मतलब टॉप 5% में वो बच्चा है, ये कह सकते हैं। इसका मतलब पोजीशनली हम बात कर रहे हैं, हम उसकी पोजीशन बता रहे हैं कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में उस बच्चे की पोजीशन कहां है। समझ में आया? इसको हम क्या कहते हैं? पर्सन टाइल। अब हम परसेंटाइल को एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बेबी है जिसका वेट है, मतलब बेबी बॉर्न हुआ है, उसकी रिपोर्ट में आया है कि उसकी जो वेट है वो 30th परसेंटाइल है। 30th परसेंटाइल का क्या मतलब है? 30th परसेंटाइल का मतलब है कि 30% बेबीज का वेट इस बेबी से कम है और 70% बेबी का ज्यादा है। समझ में आया? मतलब परसेंटाइल उसका हेल्थ कंपैरिजन कर रहे हैं। यहां पर हम परसेंटाइल का यूज करके क्या कर रहे हैं? हेल्थ का कंपैरिजन कर रहे हैं। मतलब हमने जब बोला कि योर बेबीज वेट इज 30th परसेंटाइल, मतलब हमने ये बताया है कि 30% बेबीज का जो वेट है इस बेबी से कम है। 30% बेबीज का वेट इस बेबी से कम है और 70% जो हमारा 100 में से माइनस करके आता है, मतलब वो ज्यादा है। तो मतलब ये जो है ये 30th परसेंटाइल है। 100 में से अगर हम देखें तो इसका वेट यहां पर है, मतलब काफी कम वेट है बेबी का। तो मतलब हमने कंपैरिजन करके उसकी पोजीशन बताकर एक डेटा डिलीवर करा है। इसकी मैन्युअली कैलकुलेशन कैसे होती है? जैसे मैंने आपको बताया, आउट ऑफ 100 ही होता है, मतलब 100 से ही आप इसमें वर्क करेंगे। जब बात हो रही है कि योर स्कोर रैंक जो है वो 90th प्लेस आई है, तो मतलब 90 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 जो हमें देता है 90th परसेंटाइल। सिंपल है, बस बात ये होती है कि हमें क्या डेटा चाहिए, हमें कौन सा डेटा चाहिए? हमें सॉर्टेड डेटा चाहिए और हमें उसके साथ साथ रैंक भी चाहिए।
मतलब जब हम अपने डेटा को सॉर्ट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो ऑब्वियसली सॉर्टेड डेटा होना चाहिए, और ऑब्वियसली जब हमने रैंकिंग दी है तो 1 2 3 4 100 तक जाएगा। तो ये परसेंटाइल का खेल होता है। ये हमारा पहला मैट्रिक्स है अगर आपको किसी भी वैल्यू की पोजीशन जाननी है तो। उसके बाद जब हम बात करते हैं परसेंटाइल की तो वो 100 में डिवाइड होता है, राइट। अब हम बात करेंगे क्वार्टाइल्स की। क्वार्टाइल जैसा कि नाम कह रहा है, नेक्स्ट जब क्वार्टाइल पे हम बात करते हैं, ये भी परसेंटाइल्स का ही स्पेशल वर्जन आप समझ लो। इस स्पेशल वर्जन में क्या होता है, इस स्पेशल वर्जन में हम अपने डेटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिर्फ 4 पार्ट में। 4 इक्वल पार्ट में हम अपने डेटा को डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो मेन हमारे पास क्या डेटा आता है, हमारे पास 4 क्वार्टाइल्स आती हैं। मतलब वैसे तो हमारे पास 3 ही डेटा आते हैं, ठीक है, Q1 Q2 Q3। अब ये 3 क्वार्टाइल का वैल्यू होती है। मतलब वैसे हमने डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करा है। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास डाटा आता है वो Q1 Q2 और Q3 का आता है। Q1 मतलब 25th परसेंटाइल, ठीक है। Q3 का मतलब 75th परसेंटाइल, और Q2 का मतलब क्या होता है, इसी को हम मीडियन भी कहते हैं। आप चाहे इसको मीडियन कह लो, चाहे आप इसको 50th परसेंटाइल कह लो, बोथ आर सेम। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लो आपको एक बैंकिंग सेक्टर का डाटा दिया है, आपको दिया है कस्टमर का सेगमेंटेशन दिया है। मतलब आपको डाटा दिया गया है कि कुछ कस्टमर्स हैं जो लो इनकम, मीडियम इनकम, अपर इनकम पे हैं, और कुछ प्रीमियम क्लाइंट्स हैं हमारे पास। तो बैंक क्या करता है, कस्टमर सेगमेंटेशन को इस तरीके से डिवाइड करता है, अपने क्वार्टाइल्स में रखता है। मतलब कि जो जो हमारा Q1 है, Q1 के जो कस्टमर्स हैं वो कौन से कस्टमर्स हैं, वो इस कस्टमर्स है जिनकी लो इनकम है, ठीक है। Q2 वो वाले कस्टमर से जिनकी मीडियम इनकम है, जिनको हम रीच आउट कर सकते हैं, बट इतने पोटेंशियल क्लाइंट नहीं है कि वो लोन ले या कोई और चीज में इन्वेस्ट करें। Q3 मतलब अपर मिडल, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि मान लो डाटा हमारे पास है कि टॉप 25%। टॉप 25% मतलब हमारे ये जो है ये प्रीमियम क्लाइंट्स हैं। बैंक जो है अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को जो है क्वार्टाइल्स के बेसिस पे बनाता है। बैंकिंग सेक्टर में जितना काम होता है वो क्वार्टाइल्स पे ही होता है। हम 4 क्वार्टाइल्स में 4 कैटेगरीज में उसको बांटते हैं, और उसी में हम परसेंटाइल्स का जो हम स्पेशल वर्जन है उसको अप्लाई करते हैं। इसी को अगर हम दूसरे वे में समझें तो दूसरा एग्जाम्पल से, बैंकिंग तो एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल है आपका एजुकेशन सेक्टर। जब टीचर्स यूज करते हैं क्वार्टाइल्स को तो कैसे यूज करते हैं, मान लो अब आपको अपने स्टूडेंट्स को, मान लो मुझे अपने स्टूडेंट्स को कैटेगराइज करना है। तो जब मुझे अपने स्टूडेंट्स को कैटेगराइज करना है तो मुझे क्या ध्यान देना है, मैं चाहती हूं मेरे को हाई परफॉर्मर बच्चे पहले पता चले कि कौन से हाई परफॉर्मर बच्चे हैं जो खुद से पढ़ना जानते हैं, जो खुद से चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। तो मतलब एक तो हो गए हाई परफॉर्मर बच्चे हो सकते हैं। दूसरे जो क्लास में बच्चे मिलते हैं वो होते हैं एवरेज बच्चे, जिनको थोड़ा सा मतलब इतना लो भी नहीं है, इतने हाई परफॉर्मिंग भी नहीं है, बट एवरेज बच्चे हैं जो मिनिमम 50 to 60% मार्क्स ले आते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ वीक बच्चे। तो ये जैसा कि नाम कह रहा है ये 3 क्वार्टाइल्स हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि बॉटम से अगर हम देखें, नीचे से 0 से 25% तक तो हमारे वीक बच्चे हो जाएंगे। उसके बाद 50% वाले जो हो जाएंगे एवरेज हो जाएंगे, और जो टॉप 25 वाले होंगे मतलब 75 से लेकर 100 वाले जो होंगे वो टॉप परफॉर्मर हो जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, क्वार्टाइल्स में हमने अपने डेटा को डिवाइड करा। 4 क्वार्टर्स में, 4 पार्ट्स में हमने अपने डेटा को डिवाइड कर लिया, और 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या बचा, एक ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा, 3 ही चीजें बची। तो ये हमारा Q1 हो जाता है, ये हमारा Q2 हो जाता है, ये हमारा Q3 हो जाता है। हमें अपने डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद 3 वैल्यूज मिलती हैं, और उन्हीं 3 वैल्यूज को हम क्या करते हैं, अपने सिनारियो के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। मैनुअल जब हमें कैलकुलेशन करनी होती है तो सबसे पहले तो हमारे पास सॉर्टेड डेटा होना चाहिए। डेटा का सॉर्टेड होना काफी ज्यादा केसेस में इंपॉर्टेंट होता है। डेटा को सॉर्ट करने के बाद आपके पास क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है मिडल वैल्यू, जो भी आपके डेटा की मिडल वैल्यू जिसको हम मीडियन भी कहते हैं। मीडियन कैलकुलेट करने के बाद आप Q1 और Q3 कैलकुलेट कर लेना। Q1 और Q3 आपको अपर हाफ और लोअर हाफ बता देगा। इजी है, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं होता है। तो परसेंटाइल और क्वार्टाइल दोनों इंपॉर्टेंट होता है। क्वार्टाइल उसका स्पेशल वर्जन होता है, और कुछ भी नहीं। अब हम बात करेंगे एक नए पैरामीटर के बारे में जिसको हम कहते हैं जी स्कोर। अब जी स्कोर यूज कहाँ का होता है पहले आप ये जान लो। जी स्कोर आपका, कोई भी आप डेटा एनालिसिस का, डेटा साइंस का, मशीन लर्निंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो जी स्कोर आपको पता होना चाहिए। अब जी स्कोर क्यों यूज होता है, जी स्कोर यूज होता है
एक तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए आउटलायर्स को। मैंने आपको बताया आउटलायर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आउटलायर्स क्या होता है? आउटलायर्स मतलब जो भी डेटा आपकी रेंज से बाहर का है और आपको लगता है कि वो नॉइस क्रिएट कर रहा है, मतलब कि सबके मार्क्स जो है, मान लो सबकी एज जो है क्लास में वो 18 से लेके 25 की है, बट मेरे पास एक बच्चा है जो 9 इयर्स ऑफ ओल्ड का है, मतलब कि या तो ये डेटा गलत है, या तो ये 19 होना चाहिए था, या तो ये 9 नहीं हो सकता। तो बेसिकली मेरा जो डेटा मिला मुझे 9 इयर्स का, वो आउटलायर की तरह, उसको हम आउटलायर कहते हैं बेसिकली। तो जो भी डेटा आपकी रेंज से बाहर का है वो आपका आउटलायर हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी स्कोर की। जी स्कोर का मतलब है कि आउटलायर को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आपको अंडरस्टैंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन को, स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म में कोई वैल्यू कितना दूर है मीन से, तो आपकी जी स्कोर हेल्प करता है। जी स्कोर का फॉर्मूला होता है, क्वार्टाइल और परसेंटाइल का कोई फॉर्मूला नहीं होता, जी स्कोर का एक फॉर्मूला होता है। जी स्कोर का फॉर्मूला क्या कहता है? जी स्कोर का फॉर्मूला कहता है जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ऑफ दिस, जिसमें एक्स क्या है? हमारी वैल्यू है, म्यू क्या है? हमारा मीन है, और म्यू क्या है? ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वैल्यू, तीनों को अगर तीनों की वैल्यू जाननी है तो जैसा हमें बताया जाता है, जैसा आपने मैथ्स में भी पढ़ा है कि अगर आपको न्यू जानना है तो ये डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो न्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय जी। तो ये इंटरचेंजेबली आप फाइंड आउट कर सकते हो। बट जी स्कोर किस किस चीज से रिलेटेड है? जी स्कोर आपको क्या क्या बताता है? जी स्कोर आपको मीन से रिलेटेड वैल्यू बता सकता है, वैल्यू से रिलेटेड वैल्यू बता सकता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड वैल्यू बता सकता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन को क्यों यूज किया गया है इसमें? सबसे पहली चीज तो मीन आपको क्या बताता है? एवरेज बताता है। एवरेज से आपको क्या पता चल रहा है? आपको रेंज पता चलेगी। अब जब रेंज से बाहर कोई वैल्यू है तो ऑब्वियसली आउटलायर के लिए यूज हो रहा है। जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, स्टैंडर्ड डेविएशन का तो मतलब ही यही है कि हर वैल्यू मीन से कितनी दूर है, हर वैल्यू मीन से कितनी दूर है, ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन में पता, वेरिएंस में पता चलता है। तो इसीलिए हमारा जी कैलकुलेट करना जरूरी होता है। अब अगर आपके पास z की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और z की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उससे आपको क्या इंटरप्रेट करना चाहिए? अगर z की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि जो जितनी भी वैल्यूज हैं आपके पास वो सारी की सारी अबव मीन है। ठीक है, z की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो क्या आप इंटरप्रेट करेंगे कि वैल्यू जो है वो बिलो मीन है, मतलब एवरेज वैल्यू से तो सारी की सारी वैल्यू नीचे है। तो इससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गई। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक सेल्स का आपके पास डेटा है, आपको बताया गया कि एक प्रोडक्ट की जो एवरेज मंथली सेल है वो 1 लाख है। ठीक है, एक प्रोडक्ट की एवरेज मंथली सेल इतनी है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है ये मान लो। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसका क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इसका मान लो 10,000 है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एवरेज है। उसके बाद ये क्या है? हमारा एसटीडी है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? एक स्टोर ने 1,30,000 का सेल किया है, क्या ये नॉर्मल है? सवाल है कंपनी का कि ठीक है, आपके डेटा के अकॉर्डिंग, जो आपको डेटा प्रोवाइड किया गया था, इंटर्न ने मान लो एनालिसिस किया है, तो उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एवरेज जो है ये था, स्टैंडर्ड डेविएशन ये था। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या एक स्टोर ने जो 1,30,000 का सेल किया है, क्या ये नॉर्मल है? तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? यहां पर आपकी मदद करेगा जी स्कोर। इसमें हाँ या ना का जवाब देने के लिए आपके पास जी स्कोर का एनालिसिस होना चाहिए। जी स्कोर का मतलब क्या है? जो आपकी सेल है, मतलब कि जो आपकी वैल्यू है उसमें से माइनस करो जो आपकी एवरेज वैल्यू है, उसको डिवाइड करो स्टैंडर्ड डेविएशन से, विच इज 10,000। अब इनको आप इजीली डिवाइड कर सकते हो। ऊपर क्या आएगा? 30,000। 30,000 को आप डिवाइड करोगे 10,000 से, 0 0 0 तो कट ही जाएंगे। उसके बाद +3 आपके पास वैल्यू है, जी पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या है? जी +3 का मतलब यह है कि जो सेल्स है, ये जो सेल है एवरेज से 3 टाइम्स, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि आउटलायर है ये आउटलायर हो सकता है। अगर हमारा डेटा ये है तो हमारा Z+3 क्या कहता है कि आउटलायर भी हो सकता है। सिंपल समझ में आया? कैसे अप्लाई करते हैं मैं फिर से आपको वापस से स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि आपके पास एक स्टोर का, प्रोडक्ट का एवरेज जो सेल है वो इतना है, 1 लाख है, स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 10,000 है। उसके बाद आपसे एक सवाल पूछा गया है कि क्या किसी स्टोर का, मान लो हमारे पास मल्टीपल स्टोर्स हैं, तो एक स्टोर ने 1,30,000 का सेल किया है, क्या ये नॉर्मल है? क्या ये वैल्यू जो है वो
सही वैल्यू है आपको लगता है, या फिर किसी ने ऐसे ही रॉन्ग डेटा हमें दिया है, तो उसके लिए हमें जी स्कोर पता करना होता है। अब जी स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बताया, वैल्यू माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। वैल्यू माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो वैल्यू हमारी 1,30,000, मीन हमारा 1 लाख, देन डिवाइडेड बाय 10,000, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि ये जो है एवरेज से ज्यादा है, वैल्यू जो है एवरेज से 3 स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा है, तो ये ऐसा कह सकते हैं कि ये आउटलायर भी हो सकता है। इसको दूसरे एग्जांपल से अगर हम समझें कि मान लो स्पोर्ट्स का एनालिसिस किया है आपने, स्पोर्ट्स एनालिसिस प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हो, तो एथलीट का जो जी स्कोर है वो -2 आया है। एथलीट का जी स्कोर -2 आया है, इससे आप क्या इंटरप्रेट करोगे, मतलब कि उसका परफॉर्मेंस जो है एवरेज से 2 स्टैंडर्ड डिवीजन नीचे था। मे बी वो अनवेल है या फिर वो अंडर ट्रेन्ड है। ये हम कुछ एनालिसिस दे सकते हैं स्पोर्ट्स के केस में। समझ में आया? जब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस से रिलेटेड और मैन वैल्यू जो है -2 आई है, मतलब इसको मीन से कंपेयर करते हुए डेटा देना है। मतलब आपको क्या बोलना है कि एवरेज से 2 स्टैंडर्ड डिवीजन नीचे था, इसका मतलब कोई तो रीजन है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, या तो वो अनवेल है या तो वो अंडर ट्रेन्ड है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका आपको मैंने बता दिया। सबसे पहले तो आपके पास क्या होनी चाहिए, सॉर्टेड डेटा के बाद मीन वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, मीन वैल्यू के बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद आप क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वेट, लेट मी जस्ट, मीन को आप माइनस करेंगे किससे, वैल्यू से, वैल्यू माइनस मीन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय एसडी। उसके बाद आपके पास जी स्कोर की वैल्यू आ जाएगी। जी स्कोर से हमें आउटलायर डिटेक्ट करना होता है, बहुत इजी हो जाता है। स्पेशली डेटा क्लीनिंग के टाइम पे हम जी स्कोर जरूर यूज करते हैं। तो तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। परसेंटाइल मतलब अपने डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करना, डेटा की पोजीशन इन 100 पार्ट्स हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटाइल से। उसके बाद क्वार्टाइल से हम क्या करते हैं, क्वार्टाइल से मतलब हम अपने डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम इसमें इंक्लूड करते हैं मीडियन को भी। ठीक है, उसके बाद हम अपनी वैल्यूज को निकालते हैं। जी स्कोर क्या कहता है, जी स्कोर हमारा मेन जो है काम करता है आउटलायर में। वैल्यू कितना दूर है मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन की टर्म में, वो हमें जी स्कोर बताता है। ये तीनों कॉन्सेप्ट यूज होते हैं हर एक फील्ड में, लाइक एजुकेशन, फाइनेंस, स्पोर्ट्स, हेल्थ, रिटेल, हर जगह इसका यूज होता है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम इसकी कोड इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।